नमस्कार दोस्तों, बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। कोई पार्टी नहीं है जो कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ब्लैक मनी रोकेंगे, जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे, जो हमारे बैंक स्टेटमेंट होंगे, सब के सब पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देंगे। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। हे एवरीवन, दिस इज प्रतीक मिश्रा। पिछले कई दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके ऊपर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर कंफ्यूज्ड और मैनिपुलेटेड बाय सम यूट्यूबर्स। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू हम आपको रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ही पार्टीज के बीच न्यूट्रल होकर एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव देंगे, जो कि इस चुनावी माहौल में एक फेयर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले चैप्टर में हम आपको करंट गवर्नमेंट के ऊपर लगने वाले सभी एलिगेशंस के बारे में बताएंगे और दूसरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उन काउंटर पॉइंट्स को जो करंट गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फेवर में दे रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरे चैप्टर में हम आपको न्यूट्रल होकर दोनों ही पक्षों को समझकर एक रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जिससे आप दोनों पक्षों को समझकर अपना एक फेयर डिसीजन बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन तीनों चैप्टर्स की तरफ रुख करने से पहले चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, साल 2017 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने एक बिल प्रपोज किया। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि जो पार्टियां हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं, उन सभी पार्टीज ने आपसी सहमति दिखाते हुए इस बिल को एकजुट होकर पास करवा दिया। दोस्तों, इस बिल के पास होते ही एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचने का और रेगुलेट करने का राइट मिल जाता है और एसबीआई ने इस बिल के पास होते ही 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और ये दिखता कैसा है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक पेपर होता है जो कि किसी कूपन की तरह काम करता है और ये अपने डोनर्स को एनोनिमस रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इस पूरे ही पेपर में कहीं पे भी खरीदने वाले का नाम मेंशन नहीं होता। और इसी वजह से हमारे देश के कुछ दानवीर लोग 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए देकर एसबीआई की ऑथराइज्ड ब्रांचेस से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदकर अपनी मनचाही पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। एंड इट इज मैंडेटरी कि वो पार्टी विद इन 15 डेज ऑफ परचेज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम कर ले, अदरवाइज वो सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। एंड फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात ये है कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ चेक्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ही खरीदा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क्स। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साल 2018 से लेके 2024 तक में एसबीआई ने जितने भी वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए थे, उनमें से 96% एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए के थे। और इस बात से हमें साफ पता चलता है कि ये लॉ आम आदमी की पहुंच से कितना ज्यादा दूर है। दोस्तों, डे 1 से ही इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से रूलिंग पार्टी पे ऑपोजिशन ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। ऐसे में चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एलिगेशन की। दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ऑपोजिशन की फंडिंग रोक रही है और कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि बीजेपी ने उनके अकाउंट्स तक फ्रीज करवा दिए हैं, जिस वजह से उनके पास इलेक्शन कैंपेन्स फंड करने तक के पैसे नहीं है। और ऐसे में इलेक्शंस लड़ना तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 60% तो खुद बीजेपी को मिला है, विच इज 6,566 करोड़ रुपीस, और बाकी का 40% सारी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाकर। तो ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज को बंद करके बीजेपी क्यों ही खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी। और दूसरा बड़ा एलिगेशन ये है कि बीजेपी चंदा लो और धंधा लो पे विश्वास रखती है। एंड अगर देखा जाए तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जैसी एक लॉटरी कंपनी 1350 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन पार्टीज को क्यों डोनेट कर रही है, जबकि पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पूरे देश को मालूम है कि सैंटियागो मार्टिन एक लॉटरी स्कैमस्टर है। फिर क्यों हमारे देश की कुछ बड़ी पार्टीज एक लॉटरी स्कैमस्टर से डोनेशन ले रही हैं? क्योंकि डोनेशन तो हम उन्हीं से लेते हैं जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं। और अगर ये पार्टीज सैंटियागो मार्टिन जैसे एक लॉटरी स्कैमस्टर से पैसे ले रही हैं, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये पार्टीज उसके लॉटरी बिजनेस में सपोर्ट भी करती होंगी। और दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टीज का तीसरा बड़ा एलिगेशन है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प से कंपनीज और बिजनेसमैन पे प्रेशर बनाती है, जिससे वो बीजेपी को डोनेशन दें। खैर, ये तो बात थी बीजेपी पे लगने वाले एलिगेशंस की, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो इसका ठीक उल्टा कह रही है। इन एलिगेशंस को काउंटर करते हुए बीजेपी के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद से ही काला बाजारी एकदम से खत्म हो गई, जो कि कांग्रेस के राजकाल में उनके इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ चढ़कर हो रही थी। और दोस्तों, बीजेपी की बड़ी लीडर्स का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने डोनेशंस में काफी ट्रांसपेरेंसी लाई है। और दोस्तों, अपने ऊपर लगने वाले एलिगेशंस को काउंटर करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जब 2017 में ये लॉ पार्लियामेंट से पास हुआ था, तब ये इकलौता ऐसा लॉ था जिसमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक हो गई थी और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, हमेशा एक दूसरे को अपोज करने वाली पार्टीज केवल अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे एक हो जाती हैं, और जब
सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है तो इस चुनावी माहौल को देखते हुए सभी पार्टीज रूलिंग पार्टीज को अपोज करने लगती हैं। और दोस्तों ये सभी पार्टीज प्रिटेंड कर रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी गवर्नमेंट की साइड से एक सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन ऐसे में आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वास्तविकता में किस पक्ष की बातें सच हैं और क्या सच में इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्कैम है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्यों लाया गया, हमें पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम को समझना होगा, जिसे 2012 में यूपीए सरकार ने इलेक्शन फंडिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए लाया था। इस पुराने सिस्टम में कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप एक ट्रस्ट बनाकर उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकता है और फिर वो पैसे उस ट्रस्ट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में दो मेजर लूप्स थे। पहला ब्लैक मनी, क्योंकि इस सिस्टम में पैसों का डिपोजिशन कैश में भी अलाउड था, जिस वजह से ज्यादातर कंपनीज अपने ब्लैक मनी को व्हाइट या फिर लीगल बनाने के लिए इस ट्रस्ट में पैसे डाला करती थी, जैसे हमारे मंदिरों में हुआ करता है। क्योंकि मंदिर एक रजिस्टर्ड एंटिटी है तो ऐसे में उसे डोनेट किए जाने वाला ब्लैक मनी भी लीगल बन जाता है। और दोस्तों इस सिस्टम की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है सेफ्टी ऑफ डोनर। क्योंकि ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी होती है तो उसे डोनर का रिकॉर्ड और पैसों का हिसाब दिखाने के लिए एक बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति एक सिंपल सी आरटीआई फाइल करके निकलवा सकता है, जिससे उसे डोनर का नाम और उसने कितना पैसा किस पार्टी को डोनेट किया है ये भी पता चल जाएगा। और दोस्तों ऐसे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उस डोनर पे प्रेशर भी बना सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बीजेपी गवर्नमेंट केम अप विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड को ना तो बीजेपी गवर्नमेंट का स्कैम कह सकते हैं और ना ही इसे हम उनकी चुनावी रणनीति कह सकते हैं। दोस्तों एज अ प्लेटफॉर्म हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन नहीं करते और एक रेशनल डिसीजन के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल होकर दोनों ही पक्षों को समझना होता है। एंड आफ्टर कवरिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स, इस कंक्लूजन को मैं आप पर छोड़ता हूँ और ये आपको डिसाइड करना है कि हमारे देश में हो रही इस डर्टी पॉलिटिक्स गेम में आप किसे सपोर्ट करते हैं। उन्हें जिन्होंने अपने फायदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी सपोर्ट किया, या फिर उन्हें जिन्होंने ये सब होने के बावजूद भी देश का सबसे ज्यादा विकास किया।